हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डेप्रिशिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस का कुछ ऐसा नोट्स जिसके बेस में आप पूरा चैप्टर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रिटर्न ऑन वैल्यू टेबल हम देख लेते हैं कि कैसे हम उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू निकालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन इन ब्लॉक, कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन है तो उसका मशीन का ओपनिंग बैलेंस प्लस उसमें कुछ और परचेज़ किया गया है तो वो माइनस सोल्ड पर्सन, जितना भी उसमें से हमने सोल्ड कर दिया है उसको पहले माइनस कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू कहलाएगा। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है, सोल्ड पोर्शन में से अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लाख रुपए की मशीनरी लाई, उसको हमने 8 लाख रुपए में ही बेच दिया, तो जो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पर मैटर करेगा तो सिर्फ वो कि आपने मशीनरी को सोल्ड कब की, कितने में की, है ना। तो जितना भी अमाउंट का आपने सोल्ड किया है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल 1 लाख रुपए की मशीन है, उसमें से आपने 40,000 रुपये का सोल्ड कर दिया, तो जो बचा हुआ अमाउंट आपका 60,000 रुपये का हमको वो लेना है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस मैटर नहीं करता। फिर अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संपत्तियों का खंड, एसेट्स ऑफ जितने भी ब्लॉक हैं वो कैसे हम उसको करेंगे। तो किसी भी प्रकार के एसेट के ग्रुप को ही हम उसका ब्लॉक कहते हैं, जिसमें यहाँ पर सबको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मशीनरियों का अगर ब्लॉक है तो उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ज़रूर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको एक ब्लॉक मानेंगे। अगर किसी मशीनरी का अगर 3-4 मशीनरी, अगर 3 मशीनरी का रेट 25% है और एक मशीनरी का 40% है, तो वहाँ पर जो 4 मशीनरी है वो चारों मशीन का ब्लॉक नहीं बनेगा, सिर्फ 3 मशीन का ब्लॉक बनेगा, और जो अदर 40% वाली जो मशीनरी, इसका एक अलग ब्लॉक बनेगा। ठीक है। तो जब भी हम उसको एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए। तब कैसे कैसे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। बिल्डिंग का 3 टाइप की बिल्डिंग होती है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, दूसरी ऑफिस या गोडाउन होता है, थर्ड होता है वुडन स्ट्रक्चर की बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल के लिए 5% डेप्रिसिएशन है, ऑफिस गोडाउन के लिए 10% और वुडन स्ट्रक्चर के लिए 40%। सेकेंड है हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इंक्लूडिंग फिटिंग्स एक्सेट्रा। फर्नीचर है, अगर उसमें फिटिंग वगैरह का जो भी कॉस्ट आता है ना, तो वो फिटिंग करवाने के बाद उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10%। और प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे फर्स्ट आता है शिप। शिप पर हमें 20% है, बस, लॉरी या टैक्सी 30% है, एरोप्लेन पे 40% है। इसको हम सिंपल ऐसा तरीके से याद कर सकते हैं। शिप मतलब जल, बस, लॉरी, टैक्सी जो कि हमारा थल यानी ज़मीन में चलता है तो जल थल, और एरोप्लेन जो हमारा वायु में चलता है तो जल थल वायु। 20, 30, 40 ऐसा सिंपल ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जो कि डॉक्टर के पास होता है, चाकू और कटर वगैरह, तो ये हमारा 40% डेप्रिसिएशन इस पर अलाउ करते हैं। ऑफिस एप्लीकेशंस, अदर इक्विपमेंट्स लाइक मशीनरी, है ना, इस पर हम 50% करते हैं। और कंप्यूटर या टाइपराइटर दिया होगा तो वो 40% डेप्रिसिएशन अलाउ करता है। अब बुक्स के लिए 40% है, अब मोटर कार के लिए भी 30% है। आपको सिंपल तरीके से याद करना है, जल थल वायु 20, 30, 40, और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है तो 40, अदर मशीनरी है तो 15%, कंप्यूटर वगैरह है तो 40, बुक्स है तो 40, और मोटर कार जो कि जल मतलब ज़मीन पे चलता है यानी थल है तो ये भी 30%। फोर्थ है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि टेक्निकल नो हाउ, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते बट वो हमारा एसेट है। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस, प्रिविलेज, इस पर हमारा 25% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। बट ये सब हमारा ख़रीदा हुआ होना चाहिए 31 मतलब 31 मार्च 1998 के बाद ही आपको ये ख़रीदना होता है। इसके पहले अगर आप कुछ भी ख़रीदते हैं तो उस पर हम डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते। बाकी उसके बाद ख़रीदा हुआ अमाउंट पर हम 25% डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा कि हम किसी भी एसेट की वास्तविक लागत यानी एक्चुअल अमाउंट कैसे पता करेंगे। तो पहले जितने भी अमाउंट में हमने उसको संपत्ति को परचेज़ किया है, परचेस अमाउंट प्लस उस पर कोई ब्याज या फिर कुछ भी दे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डाउन पेमेंट में ख़रीदा है तो उस पर जो इंटरेस्ट देना होगा उसको भी हम यहाँ जोड़ेंगे। थर्ड आता है हमारा संपत्ति क्रय करने पर मतलब उसको क्रय करने के बाद हम एज इट इज़ तो नहीं लगा लेंगे, उसको क्रय करने के बाद उसमें कुछ फिटिंग्स होगा, कुछ और भी ऐसा वर्कआउट होगा, उसको घर तक ले जाने का कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट आएंगे ना उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे। फिर जब तक उस मशीन को तुम खरीदने के बाद जब तक उसको उपयोग करने लायक, यूज़ करने लायक तक नहीं बना लेते, जितना भी कॉस्ट आता है पूरा इसमें जुड़ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिलता है।
तो पहला परचेस, फिर ब्याज, फिर थर्ड आता है हमारा उसमें किया गया अदर एक्सपेंस, थर्ड आता है जब तक वो बन नहीं जाता, जब तक वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करने लगता तब तक किए जाने वाला एक्सपेंस, माइनस गवर्नमेंट के द्वारा कितने जो भी मिला हुआ कंपनसेशन है, जो भी यहाँ सहायता है, उसको जब हम माइनस कर देंगे ना तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हमको मिल जाएगा। थर्ड है हमारा संपत्ति का 31 मार्च को होना अनिवार्य है, मतलब कोई भी एसेट आपको 31 मार्च तक अवेलेबल होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी एसेट है जो कि हमारा 31 मार्च तक रुका ही नहीं, फॉर एग्जांपल हमने 1 तारीख को ख़रीदा 1 जनवरी को और वो हमारा 31 मार्च तक रुका ही नहीं, फरवरी या फिर 28 या 29 से पहले ही उसको हमने सेल आउट कर दिया, तो यहाँ पास उसकी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। जब कोई भी एसेट हमारे पास 31 मार्च कोई भी ईयर हो तो अगर हमारे पास वो है तभी उस पर डेप्रिसिएशन हम अलाउ करते हैं। अगर यहाँ पास एक और पॉइंट है कि भले ही वह संपत्ति व्यापार में कितने दिन उपयोग में आई हो, अगर वो संपत्ति पूरे 1 साल हमने उसको यूज़ किया है बट एट द एंड हमने 31 मार्च तक उसको नहीं रखा, 28 मार्च को ही सेल आउट कर दिया, तब भी उस एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा संपत्ति का उपयोग, मतलब किसी भी एसेट को हम यूज़ कब तक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 180 डेज़ यानी कि 6 महीने से कम यूज़ करते हैं तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर 6 महीने से ज़्यादा 180 दिन से ज़्यादा अगर हम उसे यूज़ करते हैं उस पर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे वो कोई भी एसेट हो। फिफ्थ है हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन और न्यू प्लांट। यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है केवल और केवल सिर्फ उन्हीं प्लांट या मशीनरी पर लगेगा जो हमारा प्रोडक्शन विभाग के लिए लिया जाएगा। जो किसी भी वस्तु को प्रोडक्ट करने के लिए या बनाने के लिए अगर हम किसी मशीन या प्लांट को परचेज़ करते हैं तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। कोई भी एसएससी या कोई भी जो कंपनी का ओनर है वो किसी एसेट को ख़रीदता है किसके लिए, फॉर उत्पादन ऑफ प्रोडक्ट, तो उस पर 20% की दर से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन स्वीकार किया जाएगा। जो उस पर नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो तो लगेगा ही लगेगा, बट उसको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% का। यदि मशीन 180 दिन से कम उपयोग हुई है तो 10% लगेगा। एज इट इज़ सिंपल, जब हम उसका मेन डेप्रिसिएशन हाफ दिन या हाफ या फुल लगाते हैं तो इसमें भी वही सेम है। एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी 6 महीने से कम यूज़ होगा तो हाफ, 6 महीने से ज़्यादा यूज़ हुआ तो 20% फुल। पॉइंट 6 जो है हमारा यहाँ पास राशि संपत्ति का गत वर्ष में बेचे जाना या नष्ट हो जाना। किसी भी अगर एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कंटिन्यू लगाते जा रहे हैं और उस एसेट का या तो वो ख़त्म या कुछ हो गया या नष्ट हो गया है वो, या फिर उसको हमने सेल कर दिया, तो उस वर्ष जिस वर्ष भी हमने उसे बेचा है या फिर उसका नष्ट हो गया उस पर हम उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस रिसीव अमाउंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। पॉइंट 7 जो है, अगर किसी भी ब्लॉक की, अगर हमारे पास 5 ब्लॉक है, बिल्डिंग, एसेट्स और प्लांट मशीनरी हो गया और कार वगैरह हो गया, ऐसा करके हमारे पास 5 ब्लॉक्स है और पांचों ब्लॉक्स की पूरी एसेट्स अगर हमने सेल आउट कर दी तो यहाँ पास जो सेल होगा ना वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं कहलाएगा। चाहे हम उसको कितना भी साल तक यूज़ करते हो वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं कहलाएगा, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहलाएगा। और ऐसे एसेट पर कभी भी डेप्रिसिएशन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब पूरी संपत्ति ही बिक गई तो हम उसमें डेप्रिसिएशन किस बात का लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन का नोट्स हमारा यहीं पे क्लियर होता है। इस